हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। फिर से आपका स्वागत है और आज हम आपके साथ लेकर आए हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी वन शॉट फॉर पार्टनरशिप, जिसमें टर्म 1 की पूरी पार्टनरशिप यानी चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 इसके जो बेसिक इंपॉर्टेंट आपके पास फॉर्मुलेज हो सकते हैं, टॉपिक्स हो सकते हैं, जिनको अगर आपको लगता है कि यार एक ही बार में बैठकर अगर हमें रिवाइज करना हो तो क्या रिवाइज करना है, वो लेकर आए हैं हम वन शॉट वीडियो के अंदर। और आई होप आपके लिए काफी यूजफुल वीडियो रहेगी। अब हमारा जो पर्पस है, कम टाइम में काम ज्यादा, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने कंसेप्ट वाइज को क्लासिफाई करा है। तो कंसेप्ट, सबसे पहले हम कंसेप्ट देखते हैं इंटरेस्ट का। तो यहाँ 3 टाइप के इंटरेस्ट हैं। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और तीनों के बारे में आपके दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है, अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो ये फर्म के ऊपर लाइबिलिटी है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, याद रखिएगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट रेट तय होगा और वही इंटरेस्ट रेट उस पार्टनर को मिलता रहेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती, तो हमने पढ़ा है 2 चीजें के बारे में क्लॉज है, बाकी कुछ नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में होता है। एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। जब वो रिटर्न हो जाता है और उसमें प्रॉपर गवर्नमेंट की अथॉरिटी स्टैंप लग जाती है तो बन जाती है पार्टनरशिप डीड, है ना। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, है ना, या ऑरल हो, तो ऐसे केस में अगर डिस्प्यूट हो जाए और कोर्ट के पास जाया जाए तो कोर्ट आपको 2 ही बातों पर गाइड कर सकता है। बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट जो है उसने सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताया है कि एक तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जरूर दिया जाएगा, दैट इज अ 6%, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, दैट इज मैंडेटरी, वो इक्वल पार्ट्स में शेयर करी जाएगी। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जरूर दिया जाएगा। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। व्हाट डज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन? कि आपको देना ही देना है, इररिस्पेक्टिव कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की नहीं। क्योंकि जितनी भी चार्ज आइटम होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एप्रोप्रिएशन वाली आइटम आती है। मैम, ये एप्रोप्रिएशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन होता है जो आपके प्रॉफिट पर प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। यानी अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आप दे सकते हो इजीली, जैसे रिजर्व, है ना। अगर आपके प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो आप सेविंग ज्यादा करोगे, अगर आपके प्रॉफिट कम होंगे तो आपकी सेविंग कम होगी। लेकिन आपका क्या प्रॉफिट है, इससे रेंट लेने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे सैलरी लेने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जो आउटसाइडर्स हैं उनको जो भी आपने पे करना होता है वो चार्ज कहलाते हैं, वो आपको देना ही देना है। तो अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन शुड बी गिवन 6% पर एनम। ध्यान रखिएगा, 6% पर एनम। यानी अगर ये लोन अभी इसी साल मिड में लिया गया, 4 महीने का है, 5 महीने का है, तो इंटरेस्ट पर हमेशा मंथ का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होता है। यानी जितने टाइम के लिए आप लोन लेंगे उतना ही इंटरेस्ट। दूसरा हमारा इंटरेस्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। अब जो पार्टनर बिजनेस में अपना पैसा लगाती हैं उसके बदले में उनको मिलती है कैपिटल, और जो वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, रिस्क लगाते हैं, उसके बदले में मिलता है प्रॉफिट लॉस। तो जिसने जितनी कैपिटल लगाई है, अकॉर्डिंगली जो रूल है हमारे पास सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, उनको उनके लोन के बदले में बिजनेस इंटरेस्ट पे करता है। अब उसको लेकर भी 3 क्लॉज है। पहला क्लॉज, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है, तो अगर एक्ट से पूछा जाए, पार्टनरशिप एक्ट 1932 से पूछा जाए क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो जवाब है नहीं, नहीं दिया जाएगा पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो, राइट। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर आपको बता ही नहीं रखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना, तो आपने नहीं देना। लेकिन अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला है, मतलब आप ये कह सकते हो इसको साइलेंट अबाउट आईओसी, यानी पार्टनरशिप डीड अगर है भी और उसने आईओसी के बारे में कुछ नहीं बोला तो आपको आईओसी नहीं देनी, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसे लिख रखा है कि आईओसी इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जहां चार्ज वर्ड आ गया वहां तो मैंडेटरी हो गया ना, आपको देना ही पड़ेगा। तो वहां पर इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट आपको आईओसी पार्टनर को देना ही पड़ेगा। तीसरा वाला क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें आईओसी के बारे में तो बोला है पार्टनरशिप डीड ने, लेकिन उसे ट्रीट कैसे करना है, उसे आप कैसे समझेंगे कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, उसको लेकर साइलेंट है। ध्यान से सुनना, यहां पर शब्द होता है साइलेंट अबाउट आईओसी। भाई आईओसी के बारे में चुप है हम, है ना। और यहां पर बोला है
आईओसी के बारे में चुप नहीं है, आईओसी के ट्रीटमेंट के बारे में, यानी उसे कैसे ट्रीट करना है, या आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना, ठीक है। तो अगर साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट है, ये क्या था, साइलेंट अबाउट आईओसी, आईओसी के बारे में चुप हो आप तो देना ही नहीं, चार्ज है देना ही देना है, ट्रीटमेंट के बारे में चुप है। तो यहां पर पार्टनरशिप डीड ने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि अगर आपके पास प्रॉफिट होंगे तो दे देना, अगर आपके पास लॉस होंगे तो मत देना। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास प्रॉफिट ज्यादा है आईओसी से तो आईओसी जरूर दो, अगर लॉस है तो मत दो, और अगर प्रॉफिट कम है आईओसी से, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास प्रॉफिट कम है आईओसी से तो उतना दो जितना आपके पास प्रॉफिट पड़ा है, लेकिन किस रेशो में, ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में दी जाएगी, और वो भी आईओसी दी जाएगी। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, एग्जैक्टली नहीं है ये। मान लीजिए कि आपके पास प्रॉफिट है 5,000 रुपए, ठीक है। अब अगर मैं एक ही आईओसी देखूं तो वो है आपके पास 3,000 रुपए, और जो बी की आईओसी है वो भी मान लेते हैं 3,000 रुपए, ये आईओसी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दोनों की जो टोटल आईओसी बन रही है वो 6,000 बन रही है, और हमारे पास थर्ड केस है, हमें कुछ नहीं कह रखा, तो हमें इसे कैसे ट्रीट करना है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास, राइट। तो हमने क्या किया, हमने 5,000 से ज्यादा की आईओसी उसको नहीं देनी, ये नेट प्रॉफिट है आपके पास, हमने आईओसी देनी है 5,000 तक, लेकिन किस रेशो में देनी है ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3, तो ये आपके काम का नहीं है, आपको आईओसी का रेशो निकालना पड़ेगा, जो कि यहां पर 1:1 है, यानी हम इनको 5,000 देंगे, आईओसी ही देंगे, लेकिन किस रेशो में, आईओसी की रेशो में। तो इसे याद रखिएगा कि अगर आपके पास प्रॉफिट कम है तो आईओसी दी जाती है, लेकिन आईओसी की रेशो में, क्लियर। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट आपके पास आता है चैप्टर के अंदर, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको ध्यान से समझिए, अगर मैं इन जनरल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बोलूं तो वो होता है टोटल ड्राइंग, भाई जो भी उसने टोटल ड्राइंग करी है, रेट ऑफ परसेंट इंटू n/12, राइट। हम n/12 क्यों करते हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ परसेंटेज होती है वो पर एनम होती है ना। अब जितने भी पीरियड का आपने ड्राइंग लिया है उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना है। इसको लेकर बड़े डिफरेंट क्लॉज है। अब ये n क्या हो सकता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये कहता है कि एक पार्टनर है ए, हमारा साल शुरू हो रहा है मान लीजिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, अगर उसने ड्राइंग करी है फॉर एग्जाम्पल 30 सितंबर को, क्लियरली मेंशन है कि ए ने 5,000 रुपए निकाले हैं, एक ही बार निकाले हैं, और 30 सितंबर को निकाले हैं, तो अब आप उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। तो आईओडी कैसे निकालेंगे आप, टोटल ड्राइंग कितनी है उसकी 5,000, मान लीजिए रेट ऑफ परसेंट आपको दे रखा है 10%। अब सवाल आता है एन का, सिर्फ एन आपने फिल करना है। तो ये क्या होगा, सितंबर में उसने निकाला तो सितंबर तो जा चुका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने का आप उस पर इंटरेस्ट लगा देंगे। क्लियर है मेरी बात, जितना टाइम पीरियड उतना इंटरेस्ट। लेकिन व्हाट अबाउट अगर वो बार बार ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, अभी भी फॉर्मूला यही रहेगा, टोटल ड्राइंग इंटू R/100 इंटू n/12। अब मान लीजिए कि हमारे पास वो मंथली ड्राइंग कर रहा है, तो आपने क्या करना है, अप्रैल और मार्च, सिर्फ एंड और बिगिनिंग को कंसीडर करो, बाकी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए वो हर मंथ के स्टार्टिंग में निकालता है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए हर मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो पहली बात तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी आप बताइए, अगर वो हर मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहा है, 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपए टोटल ड्राइंग हो गई, बिल्कुल सही, इंटू में 10%, राइट। अब बारी आती है एन की, तो आपने एवरेज लेना है। अगर उसने 1 अप्रैल को निकाला होगा और 1 मार्च को निकाला होगा, अगर 1 अप्रैल को निकाला होगा और आप 31 मार्च को बैठ के इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप उसे कितने महीने का इंटरेस्ट लोगे, 12 महीने का। और अगर उसने 1 मार्च को निकाला है तो आप उससे 1 महीने का लोगे, तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी आप उससे 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लोगे, यानी यहां पर आ जाएगा 6.5 डिवाइडेड बाय 12। इज इट ओके, ठीक है। एवरेज लेना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, वो आपका एन हो जाएगा, यानी एन का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली और देखिए, फॉर एग्जाम्पल वो हर मंथ के एंड में निकाल रहा है, यानी अगर वो 30 अप्रैल को निकाल रहा है और 31 मार्च को निकाल रहा है, आपने सिर्फ ओपनिंग और लास्ट लेना है, बीच का आपको इंपॉर्टेंट नहीं देना, ठीक है। अब आपको आईओडी निकालनी है, टोटल ड्राइंग 5,000 रुपए, फिर भी उसने 12 बार निकाले तो 60,000 रुपए हो गए, इंटू 10%, राइट। इंटू में पीरियड चाहिए आपको, 30 अप्रैल को निकाला है तो कितने महीने का इंटरेस्ट लोगे आप, 11 महीने का, और 31 मार्च को निकालना है तो 0। अब 11 + 0 डिवाइड बाय 2, इट्स 5.5 डिवाइडेड बाय 12। इज इट ओके। सिमिलरली अगर वो हर मंथ के मिड में निकाल रहा है, 15 अप्रैल और 15 मार्च, सिर्फ स्टार्टिंग और एंड देखो, 15 और 15, तो आप बताइए अगर उसने 15 अप्रैल को निकाला है तो 11.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, और अगर उसने 15 मार्च को निकाला है तो अभी भी आधा महीना बचा था, तो ये कितने महीने हो गए, 6 मंथ। तो यहां आ जाएगा 60,000 इंटू 10% इंटू 6/12।
सिमिलरली आप क्वार्टरली भी देख सकते हो। सिर्फ आपने ये करना है कि आपने पहला ग्रुप लेना है, लास्ट ग्रुप लेना है, उसको प्लस करना है डिवाइडेड बाय 2। हम आपको क्वार्टर का भी बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर ले लो, अप्रैल मई जून, और लास्ट क्वार्टर क्या होगा, लास्ट क्वार्टर कंसीडर करो। सिर्फ यहां पे लिख देते हैं अप्रैल मई जून, ये आपका फर्स्ट क्वार्टर हो गया। और लास्ट क्वार्टर आपके पास होगा जनवरी फेब मार्च, राइट। अब मान लीजिए कि वो 5,000 रुपए हर क्वार्टर में निकालता है, 5,000 रुपए हर क्वार्टर में निकालता है। तो 5,000 रुपए कितनी बार निकाले होंगे उसने, 4 बार। तो सबसे पहले तो 20,000। तो अगर क्वार्टर निकाला है तो 4 बार, मंथली निकाला है तो इंटू 12, और अगर आपके पास सेमी एनुअली निकाला है तो साल में 2 बार इंटू 2 कर दीजिए। इंटू रेट ऑफ परसेंट सेम है, यानी 10/100। अब बात आती है सिर्फ पीरियड की, एन। अगर आपसे कहता है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालता है, तो इस क्वार्टर के बिगिनिंग, इस क्वार्टर के बिगिनिंग, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला चाहिए आपको सिर्फ। अब बताओ अगर 1 अप्रैल को निकाला है तो कितने महीने का इंटरेस्ट लोगे, 12। और अगर इस क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाला है तो कितने महीने का इंटरेस्ट होगा, 3। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7.5। क्लियर। अगर वो कहता है हर क्वार्टर के एंड में निकाला है, इसका मतलब उसने 30 जून और 31 मार्च को निकाला। अगर उसने 30 जून को निकाला तो 3 महीने तो वैसे ही जा चुके हैं, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लोगे आप, 9 मंथ का। और 31 मार्च को निकाला तो 0। तो 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4.5। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट रिवाइज हो गया होगा। जो लोग हमारी वीडियोस को ऑलरेडी समझ के कर चुके हैं उनके लिए ये रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बहुत बढ़िया, और आई होप ऐसा भी हो सकता है कि आपको समझ भी आ गया। क्लियर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको कुछ भी मेंशन ना हो कि उस पर्सन ने ड्राइंग कब करी है, बस ऐसे लिखा है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग और रेट ऑफ परसेंट गिवन है, तब हमेशा आपने 6/12 करना है। प्लीज इसे याद रखिएगा। जब लंबे क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे इन्हें भूल जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद रखिएगा। तो एक ये और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे याद रखिएगा कि अगर आपके पास प्रॉफिट कम है तो आईओसी उतनी दी जाती है जितनी आपके पास प्रॉफिट पड़ा है, लेकिन किस रेशो में, आईओसी की रेशो में। और अगर आपके पास ड्रॉइंग कब करिए इसके बारे में ना बता रखा हो तो हम क्या करते हैं, 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाते हैं। तो आई होप इंटरेस्ट इज ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किसका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मतलब होता है किसके आगे बनता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। अगर मैं आपको बताऊं पूरा सीक्वेंस क्या होता है पार्टनरशिप में अकाउंटेंसी के, तो सबसे पहले हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, देन आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है वही क्रॉस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन फाइनली बैलेंस शीट। तो दीज आर दी फाइनल अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप। क्लियर। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस पता होना चाहिए, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है। देखिए, एक होती है ड्रॉइंग सिंपल और एक होती है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या है कि ऑनर ने जो कैपिटल लगाई है उसमें से वो हिस्सा वापस ले रहा है, उस पर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने जो लोन कंपनी को दिया था, उसने जो लोन फर्म को दिया था, वो लोन में से अपना पैसा वापस मांग रहा है। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल से क्या होता है, उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, राइट। और इस पर इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज इट्स अ ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, यानी जो लोन उसने दिया था वो उसने वापस ले लिया, ठीक है। लेकिन ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी अगर सिंपल ड्रॉइंग लिखी हुई है तो वो उसने फर्म से उधार लिया है, कर्ज लिया है, और जैसे फर्म आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, तो अगर आपने ड्राइंग करी है तो फिर फर्म आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करेगी, जिसके क्लॉजेस हमने अभी कंसेप्ट 1 में पढ़े। क्लियर। तो इसे याद रखिएगा, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब सिंपल ड्राइंग, यानी कर्ज लिया, उधार लिया है और ये वापस भी करना पड़ेगा। लेकिन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और ये पैसा अगर उसने निकाला है तो उसे वापस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने जो लोन दिया था उसी में से वापस ले लिया। अब एक क्वेश्चन बहुत मैंने देखा कि एमसीक्यूज में आ रखा है, क्या कैपिटल किसी की नेगेटिव हो सकती है? तो इसका जवाब डिपेंड करेगा कि आपके पास फिक्स्ड कैपिटल चल रही है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल चल रही है। अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करोगे तो हाँ, इसका जवाब है हाँ, पार्टनर की कैपिटल नेगेटिव हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है उसी में सब कुछ प्लस माइनस हो रहा होता है, उसी में आईओसी भी जुड़ रही है, उसी में लॉस भी माइनस हो रहा है, उसी में ड्रॉइंग भी माइनस हो रही है, उसी में विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके लॉस ज्यादा हो गए, आपके और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह वगैरह आपकी इतनी ज्यादा हो गई कि आपकी कैपिटल को नेगेटिव बना जाए। तो इफ इट इज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यस, डेफिनेटली यस। लेकिन इफ इट इज अ फिक्स्ड कैपिटल, तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है बच्चों, हमारे पास 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट अलग बनता है अगर आपको याद हो तो, और करंट अकाउंट अलग बनता है। और जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें कैपिटल होती है,
विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है, एडिशनल कैपिटल होता है और सीधा बैलेंस शीट होता है। तो एक इंसान कैपिटल से ज्यादा विड्रॉल तो कर ही नहीं सकता, है ना। तो इसमें और कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिससे ये नेगेटिव बन सके। करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज करंट अकाउंट में फिर से वही बात है, लॉस आ रहे हैं या कोई और चीजें आ रही हैं जिसकी वजह से, जो रेगुलर चीजें हैं जिसकी वजह से वो नेगेटिव हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कैन कैपिटल अकाउंट भी नेगेटिव, तो यस हो सकता है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि नहीं हो सकता है अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो, क्योंकि उसके अंदर सब चीजें कैपिटल में ही प्लस माइनस हो रही है। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल है तो उसमें कैपिटल अकाउंट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसको नेगेटिव बना सके, क्योंकि विड्रॉल ऑफ कैपिटल एक चीज है जो नेगेटिव होती है, लेकिन वो भी कैपिटल से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। तो फिक्स कैपिटल में नेगेटिव कैपिटल नहीं हो सकती। इसके बाद जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है बच्चों को, वो कमीशन पर आता है, जो परसेंटेज ऑफ कमीशन दी होती है। तो इसे भी समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपके पास लिखा हुआ है एक्स गेट कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन या बिफोर एनीथिंग, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी नेट प्रॉफिट है आप उसका 10% एक्स को दे दीजिए, सिंपल। अब अगर ये लिखा हुआ है वाई गेट कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन, इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी कमीशन वाई से पहले भी हैं और वाई वाली कमीशन वो भी सब्ट्रैक्ट करो। तो आप एक बात बताइए, वाई को हमने कमीशन देनी है, 55,000 का मैंने प्रॉफिट लिखा, इसमें जो एक्स की कमीशन है वो तो मैं माइनस कर दूंगी, ऑल कमीशन माइनस करने को कह रहा है, लेकिन वाई की कमीशन कैसे माइनस करूं सर, वही तो निकालनी है मुझे। क्योंकि ये चीज आप नहीं कर सकते, इसीलिए जो रेट आपके पास ऊपर चल रहा होता है वही रेट 100 में ऐड कर दिया जाता है, दैट्स इट। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको आफ्टर बोला है तो आफ्टर का मतलब होता है वो सारी चीजें प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करो। तो आपने सब्ट्रैक्ट अगर कर सकते हो तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है इसी की कमीशन निकालनी है, इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करूं भाई, तो उसके लिए आपने रेट में क्या करना है, 110 करना है, क्लियर। तो अगर आपने कोई भी चीज आफ्टर देखी तो उसका मतलब है उसमें से वो चीज सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, तो आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दो और उसके बाद, तो इसका मतलब अगर कभी भी आफ्टर लिखा होता है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाता है आपके पास, क्लियर है बात। आफ्टर का मतलब होगा उस चीज को कंसीडर करो, उस चीज को सब्ट्रैक्ट करके ही उसमें से कंसीडरेशन लेनी है आपकी, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट 4। अब आपको पता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करा जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होती है और हमें आईओसी निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अलग फॉर्मूला है, फिक्स्ड में अलग है, बिकॉज फिक्स्ड में तो ज्यादा चीजें कैपिटल में एडलेस हुई नहीं होती, एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एक एडिशनल कैपिटल। लेकिन अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें ओपनिंग कैपिटल में एडलेस होके क्लोजिंग आया होता है, तो हमें उन सबको वापस करना पड़ेगा। तो मान लीजिए क्लोजिंग कैपिटल हमें ए बी की दे रखी है, तो हमें ड्राइंग अगर सब्ट्रैक्टेड है तो वो वापस ऐड करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर माइनस किया तो वो ऐड करना पड़ेगा, लॉस अगर माइनस करा है तो वो ऐड करना पड़ेगा, और एडिशनल कैपिटल अगर प्लस करी थी तो वो माइनस, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं ना क्लोजिंग से ओपनिंग। तो ये सारी चीजें आपने प्लस करी होंगी, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, आईओसी, सैलरी, ये सब माइनस कर देना, और ये सब जो माइनस किया था इसे प्लस कर देना। तो आपके पास क्या निकल आएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा, और फिर उस ओपनिंग कैपिटल पर हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, आईओसी निकालेंगे, राइट। और अगर फिक्स कैपिटल है, राइट, तो अगर आपको ए बी की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल को ऐड कर दीजिएगा और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दीजिएगा, आपके पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल, क्लियर। और अगर ये दोनों चीजें नहीं दे रखी तो बहुत ही बढ़िया है, जो क्लोजिंग कैपिटल है वही आपकी ओपनिंग कैपिटल रहेगी, क्लियर। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन और भी आता है बच्चों के दिमाग में कि जब गारंटी आपने सॉल्व करनी हो और लॉस का केस हो तब कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, अगर लॉस आ गया और गारंटी है तो मान लीजिए जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें लॉस बढ़ गया 50,000, 30,000, ये लॉस है इनके पास, और 20,000। अब अगर मान लीजिए कि सी को गारंटी दी गई है 50,000 रुपए प्रॉफिट की, कि उसको मिनिमम 50,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, सी को गारंटी दी है ए और बी ने। अब आपको सी को कितना देना पड़ेगा कि उसके 50,000 रुपए पॉजिटिव आ जाए। एक तो ये जो 20,000 रुपए उसके नेगेटिव है, पहले तो उसको ये देने पड़ेंगे और 50,000 और देने पड़ेंगे, यानी आप उसको 70,000 दोगे तब जाके उसका ये 20,000 नेगेटिव का जो है वो पॉजिटिव में बदलेगा। तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, आपको 70,000 रुपए। और ये 70,000 रुपए कौन देगा, ए और बी देंगे। किस रेशो में, आपको क्वेश्चन में रेशो मेंशन होगी, जो भी इनकी ओल्ड रेशो है उस रेशो में ये जो 70,000 रुपए देंगे। तो मान लेते हैं कि मेरे रेशो नहीं मेंशन तो इक्वल होगी, तो 35,000 इसमें से माइनस कर दो ए में से, 35,000 बी में से माइनस कर दो और सी में प्लस कर दो 70,000 रुपए, यानी सी क्रेडिट हो जाएगा 70,000 रुपए से, ए और बी जो है वो डेबिट हो जाएंगे 35,000 रुपीज से,
क्लियर हो गया? गारंटी जब लॉस का केस है। और इस चीज को जरूर याद रखिए बच्चे कि क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है। कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट से सारे ट्रीटमेंट होते हैं, और अगर आपको नॉर्मल कैपिटल दे रखी है तब आपने एंट्री जो है वो कैपिटल अकाउंट से लिखनी है। क्लियर? अब बात आती है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, पास्ट एडजस्टमेंट्स। देखिए पास्ट एडजस्टमेंट्स में क्या करना है, जो भी आपका गलत हुआ है वो आप उससे वापस ले लीजिए, और जो करेक्ट है वो आपने उसको देना है। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा तो हम नहीं बता सकते आपको, पर पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद मिल जाए। अब देखिए जैसे मान लीजिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने IOC 10% देनी थी, ठीक है ना, और आपने 12 दे दी, 10 की जगह 12 दे दी, ठीक है ना, तो 2% आपने उनको IOC ज्यादा दे दी। क्लियर है? तो आप एक काम करो, IOC उनसे वापस ले लो। अगर आप IOC वापस लोगे तो पार्टनर्स हो जाते हैं डेबिट यानी माइनस, यानी पार्टनर से IOC वापस ले लो 2%। ध्यान से सुनना, अगर आपने उनको IOC ज्यादा दी है तो प्रॉफिट कम बटा होगा, उतना ही। मान लीजिए 2% जो हमने निकाला है वो 5,000 रुपए आ रहा है, तो अगर 5,000 रुपए IOC आपने उनसे वापस ले ली, देने उन्हीं को हैं, जितने भी यहां नेट प्रॉफिट पे पैसे हैं सारे जाने पार्टनर को ही हैं। अब ये पैसे आपने पहले दे दिए थे उनको 10% की जगह 12%, तो जो 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो टोटल 5,000 रुपए था, वो आपने इनसे वापस ले लिया डेबिट में। अब एक काम करो, ये 5,000 रुपए उन्हें PSR की रेशो में क्रेडिट कर दो। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्लस करना, ठीक है। और फिर बैलेंस निकाल लो कि डेबिट का आंसर आ रहा है या क्रेडिट का। डेबिट अगर आ रहा है तो नेगेटिव होता है, और क्रेडिट अगर आंसर आ रहा है तो उनको देना है। सिमिलरली ऐसी और भी चीजें हो सकती हैं। एक एग्जांपल के तौर पर आपने IOC देनी थी 10% और आपने 8% दिया, यानी कम दिए। तो अब एक काम करो, 2% IOC दे दो, तो इसका मतलब IOC क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। और अगर आप 2% IOC दे रहे हो तो प्रॉफिट में चला गया होगा एक्स्ट्रा, तो प्रॉफिट उनसे डेबिट कर लो। बहुत सिंपल सी बात है, प्रॉफिट उनसे डेबिट कर लो। और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने IOC दी ही नहीं या सैलरी दी ही नहीं, तो एक काम करो, IOC दे दो यानी क्रेडिट कर दो, सैलरी दे दो यानी क्रेडिट कर दो। जो चीजें आप दे रहे हो वो पैसा ऑलरेडी उनको मिल गया होगा, किस फॉर्म में मिल गया होगा? फिर प्रॉफिट के फॉर्म में। तो जो टोटल अमाउंट है इसका वो इनसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वापस ले लो यानी डेबिट कर दो। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी आप कोई गलती करोगे तो उसका असर प्रॉफिट पे जरूर पड़ा होगा। तो बस आपको ये देखना है कि ठीक है, मैंने ये नहीं दिया था मैं दे देती हूँ, मैंने ज्यादा दिया था मैं वापस ले लेती हूँ, कम दिया था मैं दे देती हूँ, पर दूसरा एस्पेक्ट प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पे जरूर फर्क पड़ा होगा। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फर्म ने ये पैसा इनको नहीं दिया, IOC ना देकर प्रॉफिट में दे दिया होगा। तो गलती अब सुधारनी है, IOC दे देते हैं और प्रॉफिट वापस ले लेते हैं। और अगर आपने गलती से ये दोनों चीजें नहीं दी, IOC और सैलरी, तो ये दे दो, और जितना भी इनका टोटल है वो इनको PSR में चला गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, वो उनसे वापस ले लो। राइट? तो बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो चलिए अब चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 1 हमारा हो गया, सॉरी चैप्टर 3 गुडविल। याद रखिएगा गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, और इंटेंजिबल एसेट का जो आपके पास स्टैंडर्ड है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा टाइम देखिए फर्स्ट चैप्टर लेता है, और उसने हमारी वीडियो का टाइम भी मैक्सिमम लिया है, तो बाकी जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको हो जाए इसके अंदर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 याद रखिएगा, इंटेंजिबल एसेट का है, सारी इंटेंजिबल एसेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, एंड गुडविल इज ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, कब कब गुडविल की कैलकुलेशन करी जाती है? अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है। इन सबको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म जब दोबारा से क्रिएट होती है। एक तो जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ले, कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए किसी पार्टनर की, डेथ हो जाए किसी पार्टनर की, या किसी फर्म ने अपना चलता हुआ बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस कंसर्न को बेच दिया, दो फर्म आपस में अमेलगमेट हो गई, इकट्ठी हो गई, या एक फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गई, इन सभी केसेस में गुडविल कैलकुलेट करी जाती है। क्योंकि कोई भी अपना बिजनेस बेचेगा किसी को, तो वो उससे एसेट्स के अलावा गुडविल के पैसे भी लेगा, जिसको बनाने में उसे बहुत टाइम लगा। राइट? अब गुडविल कैलकुलेट कैसे करी जाती है, तो उसके मेथड्स के फॉर्मूले फटाफट से रिवाइज करते हैं बच्चों। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्या फॉर्मूला है? गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? पहले हम निकालेंगे नॉर्मल टोटल प्रॉफिट। तो आपके पास ना डिफरेंट ईयर के प्रॉफिट दे रखे होंगे, उसमें से आपको एक काम करना है, एबनॉर्मल लॉसेज हटाने हैं। मतलब उसमें एबनॉर्मल लॉस के अगर पैसे माइनस कर रखे हैं तो वापस एड बैक करो।
एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, मान लो लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया। सर ये खर्चे कभी कभार होते हैं, इन्हें आपने क्यों माइनस कर रखा है प्रॉफिट में से, ऐसा गुडविल का कहना है ना, तो इसे आपने क्यों माइनस कर रखा है, तो इन लॉसेस को वापस एड बैक करो। सिमिलरली अगर कोई एबनॉर्मल गेन आपने इन प्रॉफिट में एड कर रखा है, क्योंकि वो गेन रोज रोज नहीं होता, उसे वापस माइनस करो, ठीक है। जैसे अगर आपने मान लीजिए कोई एसेट बेची और उस पर आपको प्रॉफिट हो गया, तो आप एसेट रेगुलर बेचते नहीं हो और उस पर होने वाला प्रॉफिट भी रेगुलर नहीं है, तो आपने क्यों ऐड कर रखा है इसमें, गुडविल का कहना है, उसमें से क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो एबनॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल गेन माइनस। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एक तरीके का एक्सपेंस होता है। कैसे कह रहे हो मैडम, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट को याद करेंगे तो जिस साइड पे परचेजेस लिखी जाती थी उधर ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता था, तो ओपनिंग स्टॉक को याद रखो, इट्स एन एक्सपेंस, और क्लोजिंग स्टॉक इट्स एन इनकम, राइट। अब अगर आप बात करोगे, आपने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाने का मतलब है आपने खर्चा ज्यादा दिखा दिया, है ना, और उसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया होगा, उसे ठीक करने के लिए हम वापस एड बैक कर रहे हैं, क्लियर। सिमिलरली अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया तो आपने अपनी इनकम कम दिखाई, और इनकम कम दिखाने से प्रॉफिट कम हो गया, अब उसको ठीक करने के लिए हम वापस एड बैक कर रहे हैं, और इसका रिवर्स क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। सिर्फ ये याद रखो और इसका रिवर्स याद रखना, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस, राइट। और उससे जो प्रॉफिट निकल कर आएंगे आपके पास, वो निकल कर आएंगे नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर उनका टोटल करिएगा, उस टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई, वी गेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आई होप ये फॉर्मूला क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या होता है कि कोई भी फर्म, जैसे अगर मान लीजिए कि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म्स हैं, मैं भी उतना ही प्रॉफिट कमाती हूँ, आप भी उतना ही कमाते हो इन्वेस्ट करने पर, लेकिन अगर कोई फर्म यूजुअल प्रॉफिट से ज्यादा कमा ले, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, यानी जितना आपको एवरेजली होना चाहिए तो उससे ज्यादा कमा लिया आपने, ठीक है ना। तो आपके पास सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जो भी आपको दे रखा हो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वही है जो अभी हमने पीछे डिस्कस करा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, ये नॉर्मल प्रॉफिट नया है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। इट्स अ कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि कितना आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होती है कि आपको उस इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न नॉर्मली मिलना चाहिए था, तो उससे निकल कर आता है नॉर्मल प्रॉफिट जो आपको अर्न होना चाहिए। लेकिन एवरेज प्रॉफिट यानी आपने उससे ज्यादा कमाया है, तो कितना ज्यादा कमाया वही हो जाता है आपका सुपर प्रॉफिट। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, दोनों याद रखिएगा। सभी पार्टनर्स की कैपिटल ऐड कर दीजिए, रिजर्व्स ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, विच इज एग्जिस्टिंग गुडविल और ओल्ड गुडविल, उसे माइनस कर दीजिए। कोई फिक्टिशियस एसेट है जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रिमिलरी एक्सपेंसेस, जो कि एक्चुअली में एसेट नहीं होती, फिक्टिशियस यानी फेक एसेट्स है, उन्हें माइनस कर दीजिए, आपके पास निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा तरीका है, सारी एसेट्स में से, एक तो वही इंटेंजिबल एसेट्स में से गुडविल हटा दो, फिक्टिशियस एसेट हटा दो, आउटसाइड लाइबिलिटी हटा दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा दो, उसके बाद जो आपके पास आएगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। तो दोनों तरीके से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, राइट। एक ही बार कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ध्यान से समझ के, अभी बेशक वीडियो पॉज करके अपने दिमाग में इसको रिवाइज करके अपने दिमाग में से क्लिक कर लो। उसके बाद हमारे पास तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें आपके पास 3 स्टेप है। स्टेप 1 में हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं, कैसे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी ये होती है कि अगर आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उस हिसाब से आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है यानी आपने एक्चुअली में कितना इन्वेस्ट कर रखा है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपकी कैपिटलाइज वैल्यू आ रही है 7 लाख, आपने इन्वेस्ट कर रखा है 5 लाख, यानी जितना प्रॉफिट कमा रहे हो उस हिसाब से आपको 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने सिर्फ 5 लाख इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसका मतलब तो आपके पास 2 लाख रुपए क्या आ गई, गुडविल। यानी स्टेप 1 में से स्टेप 2 को माइनस कर दीजिए, आपके पास गुडविल आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, यही 2 फॉर्मुलेज हैं आपके पास, इन्हें ही याद रखना है आपने, राइट। चलिए देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड तो बहुत ही आसान है, उसमें डायरेक्ट गुडविल निकलती है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। तो ये था आपके पास गुडविल चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर के फॉर्मूले भी रिवाइज हो गए होंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है कि न्यू रेशो कैसे निकालते हैं। न्यू रेशो निकालने के डिफरेंट केसेस हैं आपके पास। एक केस है आपके पास सिंपल केस, उसके अंदर आपको क्या दे रखा होता है, पार्टनर का, जो नया पार्टनर आता है उसका शेयर दे रखा होता है। तो हम उसमें क्या करते हैं बेटा, उसमें हम फर्म का शेयर ले लेते हैं 1, उस नए पार्टनर का शेयर माइनस कर देते हैं और आपके पास आ जाता है ये शेयर। ये किसके लिए आता है,
जो बचे हुए पार्टनर है, तो बचे हुए पार्टनर में 4/5 को उनकी ओल्ड रेशो में शेयर कर दिया जाता है, ठीक है, फर्स्ट केस में। और जो सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है वो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, क्लियर। सेकंड केस है आपके पास जिसमें फ्रॉम वाला केस होता है। उसमें क्या होगा, आपके पास ओल्ड पार्टनर है, मान लीजिए ए और बी, उनकी आपस की रेशो दे रखी है 5/10 और 3/10, तो आपको बोलेगा सी एक नया पार्टनर आया है 1/10 फ्रॉम ए, 1/10 फ्रॉम बी, तो सिंपल सी बात है इनमें से माइनस कर दीजिए, और जो इन दोनों में सब्ट्रैक्ट हुआ है वही तो सी को मिला है, तो सब्ट्रैक्शन वाला हो जाता है। और इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हुई, ये देखिए, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो 1/1। थर्ड केस होता है जिसे हम ऑफ हिज वाला केस बोलते हैं। उसमें वो ऐसे बोलेगा कि सी जो एक नया पार्टनर आता है और वो ए का 1/4 ले रहा है, ऑफ 1/4, और बी के शेयर का 1/3 ले रहा है, ऐसे बोलता है आपको। तो इसका मतलब यहां पर आ गया 5/40 और ये आ गया आपके पास 3/30। तो पहले आपको इंटू करना पड़ेगा, फिर आप नया शेयर निकालेंगे। कैसे, 5/10 में से 5/40 उसने दे दिया और बी ने अपने 3/10 में से 3/30 दे दिया, और जो इन दोनों ने दिया है वही सी को मिला है। अब न्यू रेशो करते वक्त आपको एलसीएम ध्यान से देना है, और जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशो की बात करते हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ये रही, लेकिन 5/40 और 3/10 का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी 5/12। क्लियर। तो ये मेन 3 केस हैं। पहला केस जिसमें ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, दूसरा केस जिसमें फ्रॉम वाला केस होता है, तो जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 1/1 इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशो, और जो आपके पास थर्ड केस होता है उसमें पहले हम मल्टीप्लाई करके कितना सैक्रिफाइस एक्चुअली में किया जा रहा है वो निकालते हैं, और फिर आपके पास उनका डिनोमिनेटर सेम कर जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। और अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी याद रखिएगा नई रेशो और ओल्ड रेशो दोनों दे रखी हैं, फिर तो आपको फॉर्मूले से ही सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, दैट इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्लियर। उसके बाद इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है बच्चों, गुडविल का ट्रीटमेंट। ठीक है, यहां पर हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं दे सकते, यहां पर आप आए हैं कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस फटाफट से रिकैप करने के लिए। फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे बिल्कुल थोड़ा सा रिवाइज करके आए हैं उनको भी मदद मिले। तो चलिए, गुडविल के ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल, परचेज्ड गुडविल जिसे कहा जाता है, जो बैलेंस शीट में यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई जाती है, जो आपने किसी और से खरीदी है, जिसके आपने पैसे पे करे हैं और इसलिए वो बैलेंस शीट में है। और दूसरी होती है वैल्यूड गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये सिर्फ तभी कैलकुलेट करी जाती है जब आपके पास रिकॉन्सिल्यूशन ऑफ फर्म होता है, और इसे बुक्स में नहीं दिखाया जाता। क्यों? बिकॉज जो स्टैंडर्ड है गुडविल के वो ये कहते हैं कि जब आप गुडविल को मनी या मनी वर्थ में परचेज करते हो, यानी पैसा पे करते हो, तभी आप उसे गुडविल को आप बुक्स में दिखा सकते हो। आप कहेंगे मैम वैल्यू ऑफ गुडविल भी तो मॉनेटरी टर्म में डिपिक्ट करते हैं, लेकिन जनरली जो ये वैल्यू ऑफ गुडविल होती है ये पार्टनर्स आपस में कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसीलिए इस गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। और जब आप किसी को अपना बिजनेस बेचेंगे तो डेफिनेटली जो खरीदेगा वो ये गुडविल आपकी दिखाएगा। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको बैलेंस शीट में नहीं शो करा जाता, और जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, क्योंकि आपने मनी और मनी वर्थ पे करा है, यानी या तो पैसे पे करे होंगे, पैसे से रिलेटेड कोई चीज पे करी होगी, इसीलिए एग्जिस्टिंग गुडविल आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो होती है। तो अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब चीजें होती हैं, तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उसे राइट ऑफ कर दिया जाता है। याद रखिएगा, क्या कर दिया जाता है? राइट ऑफ कर दिया जाता है, और उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स्ड है तो ओल्ड पार्टनर करंट अकाउंट टू गुडविल। जब एसेट खत्म होती है तो क्रेडिट होती है, और अगर कोई एसेट खत्म हो रही है तो ये लॉस वाली बात है, इसलिए पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं, राइट। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट टू गुडविल। तो यहां पर गुडविल अकाउंट आपने रिटर्न ऑफ करनी है ओल्ड रेशो में, ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर है तो ओल्ड रेशो में। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट, और ये सब में सेम है, सारी रिकॉन्स्टिट्यूशन में सेम है, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी यही करना है, एडमिशन में भी यही करना है, रिटायरमेंट में भी यही करना है, सब में यही करना है भाई। ठीक है, ये बदलता है। अब बात अगर करी जाए सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, जो हम निकालेंगे, क्योंकि जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा या एडमिशन होगा या रिटायरमेंट होगा, इतनी बात पक्की होती है कि कोई गेन करता है और कोई सैक्रिफाइस करता है। तो भाई क्यों कोई सैक्रिफाइस करेगा ना, तो जो बंदा भी सैक्रिफाइस करता है वो गेनर से पैसा लेता है, और उस पैसे का नाम है गुडविल के पैसे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो यहां पर ये चैप्टर का नाम है चेंज इन पीएसआर। तो यहां पर किसी पार्टनर ने गेन किया होगा, किसी ने सैक्रिफाइस करा होगा, जो गेनर है वो कहता है कि मुझे गुडविल के पैसे दो, राइट। तो इसीलिए यहां पर एंट्री भी देखिए केस 1 में, गेनर्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और ऑब्वियसली ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो कुछ भी कह सकते हैं,
देखिए अगर आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आती है तो वो गेन होता है, तो मैं गेनिंग रेशियो का अलग से फॉर्मूला नहीं याद करना पसंद करती, मुझे लगता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, और अगर वो नेगेटिव आ जाए वो वैसी बात है, सैक्रिफाइस का उल्टा क्या होता है, गेन, ठीक है ना। तो अगर आपके पास गेनर्स हैं तो गेनर अगर दो हैं तो गेनर्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट, और जो सैक्रिफाइजर होगा वो क्रेडिट होगा, यानी वो लेगा और जो गेनर है वो उसको पे करेंगे, ऑब्वियसली सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। दूसरा एक और ट्रीटमेंट है, सबसे ज्यादा यही चलता है, लेकिन एक और ट्रीटमेंट है जिसमें क्या करा जाता है, गुडविल को पहले रेज करा जाता है फिर राइट ऑफ करा जाता है। उसमें क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स हैं आपके पास, पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, जो भी गुडविल है, जो भी उसका अमाउंट होगा 50,000 70,000 रुपए, ठीक है, वो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड रेशो में। फिर आपके पास एंट्री होगी सेम गुडविल टू न्यू पार्टनर्स न्यू रेशो में, यानी यहां पर दो पार्टनर थे, पार्टनर टू गुडविल, और यहां पर आता है गुडविल टू पार्टनर्स न्यू रेशो में, क्लियर। तो इसको बोलते हैं गुडविल रेज्ड और रिटर्न ऑफ की एंट्री। तो ये भी अब केस जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, अदरवाइज आपका सबसे ज्यादा केस यही होता है, गेनर टू सैक्रिफाइसर, राइट। अगर आप रिटायरमेंट वाले चैप्टर में जाएंगे तो आपको यही वाली एंट्री मिलेगी, जो गेनर है वो गुडविल के पैसे ले लेगा और सैक्रिफाइसर जो है उसे रिसीव हो जाएंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, अगर आप एडमिशन चैप्टर की बात करेंगे तो उसमें भी यही है, तो यहीं पे समझिएगा, वहां पे भी काम आएगा। रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है, देखिए अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो जनरल जो पार्टनरशिप एक्ट कहता है वो ये कहता है कि जो भी रिजर्व्स पड़े हुए हैं या जो भी फिक्टिशियस एसेट्स, जैसे आप ये समझिए कि जब हम नया घर बदलते हैं या फिर घर का कंस्ट्रक्शन दोबारा से कराते हैं तो जो भी पुरानी चीजें होती है उन्हें हटा देते हैं, है ना, और नई चीजें उनकी जगह रिप्लेस करते हैं। सेम जब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, तो इट्स लाइक दैट कि यार फर्म ना घर की सेटिंग बदल रही है ना, पूरा रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रही है, तो जो पुराने रिजर्व्स हैं उन्हें बांट दिया जाता है और जो पुरानी फिक्टिशियस एसेट है उन्हें भी हटा दिया जाता है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन के ना होने पर आपने यही करना है, जितने भी रिजर्व्स हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर होते हैं, और लाइबिलिटी जब भी खत्म होती है तो डेबिट होती है। रिजर्व्स दे रखी हैं, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है विच इज अ प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उसमें से क्लेम हटाने के बाद, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसमें से भी जो भी लॉस या जो भी चीजें हटाने के बाद जो भी रिजर्व होगा वो सारा का सारा ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो में। इस पर नए पार्टनर का तो हक बनता भी नहीं है क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स ने बनाया है ना। तो जितने भी रिजर्व्स हैं डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी जब भी कम होती है डेबिट, और क्योंकि ये रिजर्व पार्टनर को मिल रहे हैं तो पार्टनर्स हो गए क्रेडिट। दूसरी तरफ अगर आपके पास कोई फिक्टिशियस एसेट है या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, मैम ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इट्स अनदर नेम ऑफ फिक्टिशियस एसेट, और फिक्टिशियस एसेट के एग्जांपल क्या है, प्रिमिलरी एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो कि एक्चुअली में ऐसा खर्चा था जो फर्म ने बड़े लेवल पर करा, इसका बेनिफिट लंबे समय तक मिल रहा था, इसीलिए आपने इसको एसेट दिखा रखा है। वैसे ये कोई भी एसेट नहीं है, ना ये टैंजिबल एसेट है ना इंटैंजिबल, यानी इसे बेचा नहीं जा सकता, क्लियर। तो आपके पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट अगर P&L का डेबिट बैलेंस है या कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ऐसे केस में पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा, और जब एसेट कम होती है तो क्रेडिट, है ना। तो रिजर्व्स टू पार्टनर्स, पार्टनर्स टू अगर आपके पास कोई फिक्टिशियस एसेट्स हैं या फिर P&L का डेबिट बैलेंस है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, इसमें दो राय मत रखिएगा, क्लियर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे याद रखना। अब कई बार ये क्वेश्चन में लिखा होता है कि जो पार्टनर्स हैं यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है और नया पार्टनर है उनके बीच में ये एग्रीमेंट हो गया कि जितने भी पुराने रिजर्व्स हैं या जितनी भी पुरानी फिक्टिशियस सेट्स हैं दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब इट, वो चाहते हैं एज इट इज वो नई बैलेंस शीट में भी शो हो, यानी जब फर्म में नया पार्टनर ऐड हो गया या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई, दे वांट कि एज इट इज शो हो, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, उनको नहीं बांटना, ऐसा लिखा हुआ है कि उनमें चेंजेस नहीं करने। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो एक एंट्री होती है गेनर पार्टनर टू सैक्रिफाइसर, और उसके लिए आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। और वो अमाउंट कैसे निकालते हैं, जितने भी रिजर्व्स हैं उनको प्लस कर लो, जितनी भी फिक्टिशियस एसेट टाइप चीजें उन्हें माइनस कर दो, जो भी एक सिंगल अमाउंट आ रहा है वो सैक्रिफाइसर को मिल जाएगा जितना उसने सैक्रिफाइस करा है। ध्यान रखिएगा टोटल अमाउंट नहीं, उसमें उसका हिस्सा, मान लो उसका 1/5 सैक्रिफाइस हो तो 1/5 उसको मिल जाएगा, और उस पैसे को गेनर पार्टनर जो है वो ऑब्वियसली गेनिंग रेशियो में उसको पे करेंगे। गेनर पार्टनर टू सैक्रिफाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हम आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट बता भी रहे हैं जो अलग सा है, जनरली यही होता है। बट अगर आपको लिखा हो कि वो नहीं बांटना चाहते रिजर्व को तो एक सिंगल एंट्री होती है, और कई बार ऐसा भी होता है बहुत सारे रिजर्व वगैरह दे रखी है और आपको बोला है कि सिंगल एंट्री करनी है, तो इसका मतलब वो यही है गेनर टू सैक्रिफाइसर। और इसके लिए आपको पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि किसने सैक्रिफाइस करा है और कौन गेनर है। तो गेनर डेबिट होंगे और सैक्रिफाइसर क्रेडिट। और ये भी याद रखिएगा कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट से, और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट से, राइट।
रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यूज में बहुत बार पूछ लिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम अपनी एसेट और लायबिलिटीज को दोबारा से चेक करते हैं कि उनकी वैल्यू में कोई चेंज तो नहीं आ गया, क्योंकि देखिए आपको पता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पे हमारी बैलेंस शीट बनाई जाती है। जितने में आपने खरीदा उतने में शो करते चले जाते हैं, चलते रहते हैं, क्योंकि बार बार चेंज करना बहुत मुश्किल है ना। मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप बुक्स को काउंट को नहीं मेंटेन कर सकते। लेकिन जब कंपनी को रिकॉन्स्टिट्यूशन का टाइम मिलता है, जब पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो ये ऐसा मौका होता है कि फर्म रीवैल्यू कर सकती है। तो फर्म उस मौके को नहीं गवाती और रीवैल्यू करती है और देखती है कि एसेट्स में क्या चेंजेस आ गए, लायबिलिटी में क्या चेंजेस आ गए, और नई वैल्यूज को बैलेंस शीट पर इंपैक्ट डालती है। क्लियर? तो अगर आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया है तो आपकी बैलेंस शीट में सारी चीजें बदल जाएंगी। यानी अगर लिखा है लैंड 50,000 से 70,000 का हो गया, तो जो फायदा है वो हम रीवैल्यूएशन में डाल देंगे, और जो बैलेंस शीट की जो फर्नीचर की नई वैल्यू है वो बैलेंस शीट में शो करेंगे। यानी न्यू वैल्यूज अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप नई वैल्यूज बैलेंस शीट में सारी शो करेंगे, एसेट और लायबिलिटी की। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में कहा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करना, तो सेम जो इसमें है ट्रीटमेंट, रिजर्व नहीं बांटना, रीवैल्यूएशन ओपन नहीं करना, इसका मतलब आप रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालोगे तो सही, लेकिन अलग तरीके से, यानी रफ में निकालोगे। यानी आप क्या करोगे, जितनी भी प्रॉफिट वाली चीजें उन्हें प्लस कर लोगे, जितनी भी आपकी लॉस वाली चीजें उन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे, और जो भी आपका नेट लॉस या नेट प्रॉफिट आएगा पार्टनर उसे शेयर तो करेंगे, लेकिन किस रेशो में? ओल्ड रेशो में नहीं, गेनर टू सैक्रिफाइजर में। क्लियर? और इसका इंपैक्ट ये भी होता है कि जब रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं होता तो बैलेंस शीट में जो एसेट और लायबिलिटी की पुरानी वैल्यू है उसी पर वो शो करे जाते हैं, उनमें बदलाव नहीं होगा। तो याद रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा तो बैलेंस शीट की एसेट और लायबिलिटी बदलेगी, नहीं तो नहीं बदलेगी। अब हमारे पास आ चुका है चैप्टर 5, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। लास्ट चैप्टर है इस वीडियो का। तो 1 घंटे के अंदर अगर आपको सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएं तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा यूजफुल कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए अब देखते हैं, लास्ट चैप्टर है हमारे पास। बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बच्चों। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बिल्कुल सेम केसेस हैं जो हमने इससे पहले बताए। केस 1 जिसमें आपके पास सिंपल रेशो दे रखी होती है, तो आप फर्म का शेयर लेट करते हो 1, और 1 में से उस नए पार्टनर का शेयर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आपके पास शेयर आता है उसे ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में बांट देते हो। तो जो ओल्ड रेशो होती है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। दूसरा केस फ्रॉम वाला, उसमें से हम ओल्ड पार्टनर की जो ओल्ड रेशो होती है उसमें से फ्रॉम वाला जो पार्ट होता है उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, न्यू रेशो हमारे पास आ जाती है, और जो आप सब्ट्रैक्ट करते हो यही आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। सेम हमने ऑफ वाला आपको बताया, ऑफ वाला की सी जो है वो 1/4 ले रहा है, सी का 1/4 ले रहा है, या 1/4 ऑफ ए ले रहा है, तो जितना भी ए का शेयर होगा उसका 1/4 निकालो, बी का 1/3 निकालो। ये आपके पास आता है कि वो कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यानी फ्रॉम वाले में तुम्हें पहले ही पता होता है कि सैक्रिफाइसिंग पार्ट क्या है, बस इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइसिंग पार्ट निकालना पड़ता है। निकालने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, जो इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है वही तो सी को मिल रहा है, यानी सी के पास यही तो आ रहा है, और जो ये सब्ट्रैक्ट करा है इसका डिनोमिनेटर सेम कर आपको क्या मिल जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो बिल्कुल सेम केस है आपके पास अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो की बात करेंगे। और सेम जब फ्रॉम हो सब्ट्रैक्ट करना है, ऑफिस है तो पहले मल्टीप्लाई देन सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर कोई भी रेशो ना गिवन हो तो हमेशा क्या ट्रीट करना है, रेशो क्या है आपके पास, इक्वल है, राइट। जैसे हमने आपको बताया ए टेक्स 1/4 फ्रॉम बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि सीधा बी में से 1/4 माइनस कर देना, बिकॉज फ्रॉम लिखा है। लेकिन अगर ऑफ लिखा है तो जितना भी बी का शेयर होगा पहले उसका 1/4 करना, जो भी आपके पास हिस्सा आएगा उसे बी में से माइनस कर दीजिएगा, राइट। और अगर आपको कभी भी नई रेशो गिवन हो तो फिर ओल्ड रेशो भी गिवन है, नई रेशो भी गिवन है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए हमेशा आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर आपने इसे पिछला चैप्टर ध्यान से सुना है तो ये काफी हद तक आपके पास हो जाएगा, राइट। चलिए इसके बाद बात करते हैं गुडविल की, जो कि इसमें थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर केसेस हैं आपके पास। अगर जो नया पार्टनर है वो गुडविल प्राइवेटली पे करता है, यानी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि इसका इफेक्ट हमें बिजनेस पे नहीं डालना। प्राइवेटली का मतलब ये नहीं है अंडर द टेबल दे देंगे, यहाँ प्राइवेटली का मतलब सिर्फ इतना है कि यार देखो जनरल एंट्री करेंगे तो फिर उसका इफेक्ट लेजर पे भी डालना पड़ेगा, तो वो सब नहीं करने का है। तो सिंपल कर लेते हैं, आपस में ही हम लोग पैसा जो है लेन देन कर लेते हैं और गुडविल को एज इट इज रहने देते हैं जैसा है। तो पेड प्राइवेटली के केस में आपकी कोई एंट्री नहीं होती। दूसरा केस होता है जब वो गुडविल के पैसे कैश में लेकर आता है, तो एंट्री हम करते हैं कैश टू गुडविल, या इसे प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहते हैं। प्रीमियम इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ कैपिटल के अलावा आप उससे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो प्रीमियम शब्द जनरली ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां पर कुछ एक्स्ट्रा लिया जाता है, राइट। तो कैश टू गुडविल, और फिर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, यानी इस गुडविल पर किसका हक बनता है, सिर्फ और सिर्फ उन पार्टनर्स का जिन्होंने उस नए पार्टनर के लिए
आने पर सैक्रिफाइस करा है, तो गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और ऑब्वियसली सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अगर वो काइंड में लेकर आता है, मतलब कैश की बजाय वो बिजनेस के लिए एसेट ले आता है, तो ठीक है, कैश की जगह एसेट शब्द आ जाएगा, बाकी सारा सेम है, एसेट टू गुडविल और गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ऑब्वियसली सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, राइट। अगर वो गुडविल का पैसा लेकर ही नहीं आता तो हम उसको थोड़ा समय देते हैं और पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं। अभी पार्टनर्स करंट अकाउंट का मतलब ये है वो वाला करंट अकाउंट नहीं जो फिक्स कैपिटल में बनता है। कभी कभी पार्टनर्स अगर फर्म के साथ कुछ लेन देन होती है उनकी और वो टाइमली नहीं हो पाती, थोड़ा समय मांगते हैं देने के लिए और लेने के लिए, तो ऐसे केस में थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी अकाउंट खोला जाता है जिसको बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पर इसका यूसेज वो है, राइट, कैपिटल वाला नहीं, ठीक है, फिक्स वाला नहीं। तो यहाँ पर वो अपना गुडविल नहीं ला पाया, जितना भी उसका हिस्सा बनता था, मान लो 50,000 30,000, तो अभी क्या किया गया, उसको फर्म ने एक एसेट बना लिया अपनी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर छोड़ देंगे गुडविल के पैसे, तो उन्होंने आपस में बांट लिया। उन्होंने कहा भाई ले आइयो 10-15 दिन के अंदर, ज्यादा देर वेट नहीं करेंगे हम लोग। तो ये बिजनेस की एसेट बन जाती है और इन दोनों ने अपनी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर ली। तो जब भी वो पैसा लेकर आएगा तो आपके पास कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, नहीं कैंसिल कर दिया जाएगा, नहीं टेम्परेरी बेसिस पे खोला जाता है, राइट। तो गुडविल के पैसे तो छोड़ेंगे नहीं पार्टनर, है ना, क्योंकि सैक्रिफाइस करा बिना उसके कैसे आने देंगे उसको। तो कैपिटल लाया ठीक है भाई, लेकिन हमें गुडविल चाहिए तो करंट अकाउंट से डेबिट कर लेंगे। पहले ये भी ट्रीटमेंट हुआ करता था कि उसके कैपिटल से काट लिया जाता था कि भाई हमें देखो गुडविल के पैसे तो चाहिए, लेकिन अब ज्यादातर आप बुक्स में देखेंगे तो करंट अकाउंट ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर कैपिटल से काटने का ट्रीटमेंट आपको बोला जाता है तो वो भी करेक्ट होता है कि कैपिटल में से काट लिया जाए। लेकिन देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर अभी आप पार्टनरशिप में एंटर करें और आप में ट्रस्ट नहीं है इतना सा, तो फिर अच्छा नहीं चलेगा ना पार्टनरशिप। तो वही नया पार्टनर आता है और वो कहता है कि सर मेरी कैपिटल को मत छेड़ो, मैं आपको जल्दी ही ला दूंगा गुडविल के पैसे, थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे जो बुक्स है उसमें सिंपली लिखा हुआ है करंट अकाउंट खोल देते हैं, वो ले आएगा, अभी उसको फिलहाल एसेट क्रिएट कर लो, क्लियर। पार्ट पेमेंट ले आया, कुछ पैसे ले आया, कुछ नहीं लाया, तो जितना लाया उसकी पहली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। जितनी गुडविल ले आया, फॉर एग्जांपल 50,000 में से 20,000 ले आया, तो 20,000 जो ले आया वो तो ठीक है गुडविल से ले आया, और जो नहीं लाया वो अभी हम 30,000 रुपीज उसके करंट अकाउंट में लिख देंगे। लेकिन जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं वो पूरे 50,000 रुपए सैक्रिफाइसिंग रेशो में आपस में बांटेंगे ही बांटेंगे, यानी वो नहीं छोड़ते, ठीक है कि नहीं। यानी दूसरी एंट्री तो होनी है ना, गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जब वो नहीं लाया तो पार्टनर करंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो गुडविल के पैसे लेंगे ही लेंगे। और जब वो पार्टली लाया तो जितने ले आया ठीक है, जितने नहीं लाया हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन कर दिया, यानी उससे जल्दी रिसीव कर लेंगे, राइट। और अगर जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो ये तो हमें पता है कि एक नया पार्टनर जो आ रहा है वो तो गेन कर ही रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो भी गेन कर रहे होते हैं। तो अगर वो गेन करेंगे तो जितना भी उन्होंने गेन किया होगा 1/15, 3/40 जो भी गेन किया होगा, तो जो गुडविल ऑफ द फर्म होती है उसमें उनको भी हिस्सा देना पड़ेगा उस पर्सन को जिसने सैक्रिफाइस करा है उसके लिए, क्लियर। तो हमेशा याद रखो गुडविल का एक ही फंडा है कि गुडविल उन बंदों से ली जाती है जो गेन करते हैं और उन बंदों को दी जाती है जो सैक्रिफाइस करते हैं, राइट। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल या इनफर्ड गुडविल इसे कहा जाता है। तो इसके स्टेप क्या है, स्टेप 1 में आपको पहले टोटल कैपिटल निकालनी है। कैसे निकालेंगे, नए पार्टनर की जो कैपिटल होगी उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए वो 50,000 रुपए लाया है, उसका शेयर है 1/5 तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका शेयर है 2/3 तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगी आपके पास टोटल कैपिटल। ये वो कैपिटल आती है जिसके हिसाब से आपने उससे पैसे मांगे, ये बोलकर कि हमारी फर्म की कैपिटल इतनी है। फिर आता है स्टेप 2 जिसमें हम नेटवर्थ निकालते हैं, यानी हम ये निकालते हैं जो एक्चुअली में कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो दो तरीके हैं, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दो, या फिर आपको पता ही है सब पार्टनर्स की कैपिटल जोड़ दो, रिजर्व्स जोड़ दो, फिक्टिशियस एसेट माइनस कर दो, गुडविल पड़ी है तो गुडविल भी माइनस कर दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो। एक और चीज याद रखिएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर बना हुआ है तो उसका प्रॉफिट है तो जोड़ देना, और अगर उसका लॉस है तो माइनस करना। मतलब हिडन गुडविल रीवैल्यूएशन के बाद सॉल्व होती है, इस चीज को याद रखिएगा, बिकॉज इसका इंपैक्ट नेटवर्थ पे जाएगा, ठीक है। तो ये ऐड करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद नेटवर्थ आ गई। अब ये आती है एक्चुअली में आपकी नेटवर्थ कितनी है। यहां पर आपने उससे 10 लाख के हिसाब से पैसे ले लिए, जब हमने आपकी नेटवर्थ निकाली तो 8 लाख है, तो 10 लाख माइनस 8 लाख, आपने जो 2 लाख एक्स्ट्रा लगाए हैं वही है गुडविल ऑफ द फर्म, यानी स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 इज द गुडविल ऑफ द फर्म। और याद रखिएगा ये गुडविल ऑफ द फर्म निकल कर आई है, इसी को मत बांट दीजिएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, पहले इसमें जो गेनर है उसका शेयर निकालो, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज करनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है, एक बार उसे समराइज कर लेते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी फायदे हैं वो क्रेडिट साइड पे, नुकसान डेबिट साइड पर। जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट,
लायबिलिटी कम होगी तो क्रेडिट, एसेट डिक्रीज होगी तो डेबिट, एसेट इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल गई तो डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गई तो क्रेडिट। और जितने भी रीवैल्यूएशन के एक्सपेंस हैं वो डेबिट होंगे। अगर फर्म ने खुद करा है तो कैश के नाम से, और अगर किसी पार्टनर ने करा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के नाम से। फिर हम इसे बैलेंस करते हैं। अगर क्रेडिट साइड बड़ी आती है तो प्रॉफिट बचता है और वो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है। और अगर डेबिट साइड बड़ी आती है तो नेट लॉस बचता है या लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन बचता है, सेम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है, राइट। और इस बार आपका बैलेंस शीट तो आपको बिल्कुल भी नहीं बनानी, कैपिटल एडजस्टमेंट भी नहीं करनी, तो ये बहुत ही आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि एक थोड़ा डिफिकल्ट सा कंसेप्ट था। तो आई होप बच्चों 1 घंटे के अंदर हमने पूरी कोशिश करी कि आप लोगों को पार्टनरशिप जो टर्म 1 में आ रहा है वो पूरा का पूरा समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, और अपना कीमती समय निकालकर अगर वीडियो शेयर कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। और अगर आपको किसी भी और तरीके की वीडियोस चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताइए, हमारे लिए जितना भी फिजिबल होगा हम जरूर आपके पास वीडियोस लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लास।